Namaskar. Welcome to Camp Saksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called Thermodynamics. Thermodynamics से एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपके पास 10 ml 1 मोलर HCl है। इसका मतलब आपके पास कितना मोल्स ऑफ HCl है? 100 ml बोला ना, 100 ml को अगर आपने लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद उसको m से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज m इंटू वी अगर आप करते हो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो तो मोल्स मिल जाएंगे। तो ऐसा करने पे आपके पास ये कितने आ जाएंगे? 0.1 मोल्स आ जाएंगे। तो आपके पास इफेक्टिवली 0.1 मोल HCl के हैं और यही आपको NaOH के बारे में भी दे रखा है। NaOH में भी यही करूंगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करोगे, बट वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाय 1000 कर लेना, तब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम जब आप करोगे लीटर वाला तो दैट विल कम आउट टू 0.1 मोल। तो इनिशियली आपको कितना दे रखा है? आपको दे रखा है HCl दे रखा है, NaOH दे रखा है और दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। 0.1 मोल्स आपके पास इसके हैं, 0.1 मोल्स आपके पास इसके हैं। ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है। और इसमें आपसे बोल रखा है इस रिएक्शन में जो आपका डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास 5.7 डिग्री सेल्सियस। ये आपको एक गिवन डाटा दे रखा है, पहला गिवन डाटा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दे रखा है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या दे रखी है? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी पढ़ लेता हूँ, बीच वाला स्टफ में बाद में पढ़ूंगा। पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पढ़ लेता हूँ जरा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, वहां क्या दे रखा है? वहां भी सेम ही रिएक्शन दे रखी है, HCl और NaOH वहां भी दे रखा है, लेकिन इस बार क्या है? इस बार ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा, HCl नहीं है, यहाँ पे एसिटिक एसिड है। इस बार इसने एसिड बदल दिया, अभी वीक एसिड ले लिया। वीक एसिड है CH3COH। इसके कितने मोल्स दे रखे हैं? इसकी कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है? 0.2 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है। 100 ml दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 1000 करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। वहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने पकड़ में आए? इसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल आपके इसके दे रखे हैं और इसके बारे में अगर देखोगे तो इसके कितने? इसके आपके पास 0.1 मोल्स दे रखे हैं। तो फालतू ही दे रखे हैं वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि ये देखो ना, ये 0.2 दे रखे, 0.1 दे रखे, लेकिन एक मोल से एक मोल ही तो रिएक्ट करेगा। स्टोइचियोमेट्री तो 1:1 ही है ना इस रिएक्शन की, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 0.1 से 0.1 रिएक्ट करेगा। ये एक्सेस में ही दे रखा है, एक्स्ट्रा ही दे रखा है। तो ये लिमिटिंग एजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है, ये थोड़ा बहुत बच जाएगा आफ्टर रिएक्शन। अच्छा जी, इसके बारे में क्या कह रहा है? इस रिएक्शन के बारे में कह रहा है कि जब इसका 0.1 मोल और इसका 0.1 मोल रिएक्ट करेगा। अब मेरे से कोई बच्चे कहना मत कि सर इसका तो 0.2 दे रखा है, इसका 0.1 दे रखा है, फिर भी बोल ये रहे हो इसका 0.1 रिएक्ट करेगा। वो मैंने अभी अभी क्लियर किया। ये आपके पास 0.1 पड़ा है, ये 0.2 पड़ा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ही दे रखा है, ये एक्सेस रिएजेंट है। एक्चुअली में तो 0.1 से 0.1 ही रिएक्ट करेगा। तो इसलिए इसका 0.1 से जब इसका 0.1 रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे में आपसे कह रहा है कि जो डेल्टा टी है, इस पर आपने नोट किया 5.6 डिग्रीज। ये कहानी पकड़ में आ रही है। एक दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पकड़ में आ रही है, वो आ रहा है बीच वाला सेंटेंस, इसको भी जरा पकड़ो। कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आपका होता है जब कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो होता है 57 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर आप बात करो, जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है, तो वो कितना है? वो है 57 किलो जूल पर मोल। माइनस लगाना चाहो तो लगा लेना, वो बड़ी बात नहीं है। इतना रिलीज होगा, इतनी एनर्जी रिलीज करेगी। तो चाहे तो यहाँ माइनस लगा लो, चाहे ऐसा लिख लो कि इतनी रिलीज करेगी। तो इतना पर मोल रिलीज करेगा। अब आप मेरे को बताओ, यहां से अगर मैं डाटा उठाऊं, यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करूं और मैं आपसे बोलूं कि जब आपका एक मोल स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो 57 किलो जूल रिलीज होती है। तो अगर 0.1 रिएक्ट करें तो कितनी रिलीज होगी? तो आपको यहां से क्यू नहीं मिल पाएगा। तो वो क्यू कितना होगा? 5.7 किलो जूल नहीं होगा? मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? एक मोल से आपकी 57 किलो जूल अगर रिलीज होती है, तो यहाँ तो 0.1 आपके रिएक्ट कर रहे हैं, तो 0.1 मोल जब रिएक्ट करेंगे तो 5.7 किलो जूल आपकी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये तो आपकी एनर्जी हो गई। बाकी अगर आप देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला होता था Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो इसमें Q अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 5.7, M और S को अगर मैं मान लूं MS, और डेल्टा टी आपको देखा था 5.7। तो इस हिसाब से अगर मैं MS देखूं, M इंटू एस, वो आपका कितना आ गया? वो तो आपका 1 ही आ गया। ठीक है जी, तो M इंटू एस की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये M इंटू एस अगर आपके पास पूरा बीकर सेम है, पूरा सेम सेटअप है, ठीक है, डायमेंशन सेम है, सॉल्यूशन सेम है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये M इंटू एस आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये एक तरह से आपका, आप कह सकते हो, कैलोरीमेट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। तो M इंटू एस एक कांस्टेंट का तरह बिहेव करता है। इस यही सेम M इंटू एस इसके लिए भी होगा। तो अगर आप सेम तरह की कैलकुलेशन इसके लिए करने की कोशिश करोगे और यहां से Q निकालोगे, तो यहाँ का Q निकालो तो M इंटू एस इंटू डेल्टा टी अगर आप करो, ठीक है, तो इसका Q कितना आ रहा है? M इंटू एस, ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये है 1, और डेल्टा टी कितना है? 5.6। तो इसका Q कितना आ रहा है? इसका Q आ रहा है 5.6। तो यहाँ पे 5.6 किलो जूल हीट आपकी रिलीज हो रही है। तो अब आप मेरी बात जरा ध्यान से समझना कि आपके पास जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है,
0.1 मोल, तो आपके पास कितना 5.6 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, 5.7 सॉरी 5.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी अगर 0.1 आपका रिएक्ट कर रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो 5.7 ना रिलीज होकर 5.6 ही रिलीज हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आप पर मोल की बात करो, मैं तो 0.1 मोल से कह रहा हूं, आप पर मोल से बात कह लो, यही सेम बात कि पर मोल से बात करो तो इसका एक मोल रिएक्ट होता है तो 57 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका जब एक मोल और इसका एक मोल जब रिएक्ट करेगा तो 56 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो रिलीज होनी चाहिए थी 57 लेकिन हो रही है 56 किलो जूल। तो वो 1 किलो जूल गई कहां, कहां यूज हो गई, वो 1 किलो जूल इस वीक एसिड को तोड़ने में लग जाती है। तो जब भी कभी कोई आपके पास वीक एसिड या वीक बेस अगर आप लेके चलोगे ना, तो जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, जो उनके रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर आप वीक एसिड या वीक बेस ले लो तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज कहां हो गई, ज्यादा क्यों नहीं रिलीज हो रही, 57 पूरी रिलीज क्यों नहीं हो रही, वो कंज्यूम कहां हो गई, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी इस वीक एसिड को तोड़ने में लग जाती है। तो आपने देखा जब एक एक मोल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट हो रहे 57 किलो जूल रिलीज हो रही है, जब इसका एक मोल है इसका एक मोल रिलीज होगा तो 56 किलो जूल रिलीज होगी, क्योंकि 0.1 से 5.6 रिलीज हो रही है तो वन मोल से 56 किलो जूल रिलीज होगी। तो आप कह सकते हो होनी तो 57 चाहिए थी, हो रही है 56, तो इसका मतलब है कि वीक एसिड तो तोड़ने में कितनी एनर्जी लग गई, 1 किलो जूल एनर्जी लग गई। तो यहीं से मेरे पास ये आंसर आ गया। देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कह रहा है एनर्जी विच इज यूज्ड टू डिसोशिएट एसिटिक एसिड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, तो वही जो इसका डिफरेंस होगा, जो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी लगेगी पर मोल। तो इसका मतलब 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपका इस एसिटिक एसिड को तोड़ने में लग गई थी। ठीक है जी, तो आंसर फॉर दिस 37 क्वेश्चन इज मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। अभी आ जाते हैं पीएच पे, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में फिर से लिख दूं एक बार, बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से लेना देना है, इसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा आपको पता है, एसिड प्लस बेस फ्यूल सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन होगी, इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट होकर इसका एक मोल और इसका एक मोल बनाएगा। तो अगर इसके इनिशियली 0.2 मोल्स दे रखे हैं आपको और इसके इनिशियली आपके पास 0.1 मोल्स दे रखे हैं और इनिशियली ये 0 0 है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये लिमिटिंग एजेंट ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें से 0.2 में से 0.1 चला जाएगा, ये 0.1 रह जाएगा। ठीक है जी, और इसका 0.1 मोल बन जाएगा और इसमें से 0.1 मोल बन जाएगा, यही तो होगा भाई। इसका 0.1 चला गया, इसमें से 0.1 चला गया, इसका 0.1 और 0.1 बन गया। तो देखा जाए तो आपके पास क्या क्या बन गया, अगर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास एक वीक एसिड बचा आफ्टर रिएक्शन और उसका सॉल्ट बचा आफ्टर रिएक्शन। आप याद करो क्या होता था जब कोई वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस या फिर उसका सॉल्ट आपके पास हो तो उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे बफर। तो फिलहाल आपके पास क्या बचा, आपके पास बफर बचा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बफर का फॉर्मूला लगाओ और पीएच के आंसर निकालो। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता था बफर के लिए, एसिटिक बफर के लिए, दैट इज पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब आप ध्यान दो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 है और एसिड की कंसंट्रेशन भी 0.1 है, दोनों के मोल्स बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट ही जाएगा, log 1 आपका 0 हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू पीके हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहां से आपके पास आ गया pH इज इक्वल टू पीके। तो देखना जरा क्वेश्चन में क्या पीके हमें पता है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें कुछ हिंट था, क्या हिंट दे रखा था उसने, के दे रखा था। तो के आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इससे आप पीके निकालना, तो 5 माइनस log 2 जब आप करोगे तो वह अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.7। तो इसकी वजह से आपका pH इज इक्वल टू पीके, इसका माइनस का लॉग लोगे तो के से पीके निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.7। दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा क्वेश्चन था लेकिन भयानक नहीं था, आप बहुत ध्यान से सोचोगे समझोगे तो बड़े प्यार से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए फॉर 37 एंड ऑप्शन नंबर बी फॉर 38 क्वेश्चन। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.